हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसका आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, जिससे आपको कंप्लीट ये टॉपिक हमारा समझ में आ जाए। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एनाटॉमी के अंदर क्या है स्टडी करते हैं हम कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या उसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। तो आप सभी जानते हैं हमारा नोज से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है और लंग्स के जो एल्वियोलाइज होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, वहां तक जाके हमारा खत्म होता है। तो सबसे पहले बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर की ओर फेंकता है। इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब लेना और एक्सपायरेशन का मतलब छोड़ना। तो हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट होती है। सभी सेल्स ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं, समझे आप। हीमोग्लोबिन के अंदर भी हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है कंप्लीट बॉडी के अंदर वाया ब्लड। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा क्या वजूद होने वाला है, कोई नहीं है, खत्म हो जाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वही चीज है, ये बेसिक है, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो पार्ट होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है नजल या नजल कैविटी या नॉज जिसको हम बोलते हैं। तो नॉज बेसिकली क्या करता है, नॉज से हमारी एयर एंटर करती है। तो ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है, एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है एंड वार्म एयर। तो इससे क्या होगा कि एक प्रॉपर मतलब कि प्योर एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी। ये मेन काम होता है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। नोज के अंदर एयर पार्टिकल्स होते हैं जो यही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। बेसिकली ये जो फूड होता है उसको और एयर दोनों के लिए एक ही कॉमन पाथवे होता है। तो देखिए डायग्राम में देखिए आपको लेरिंग्स के ऊपर एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्या है, देखिए एयर भी इसी रास्ते से आ रही है और हमारी फूड भी इसी रास्ते से आएगा। मतलब माउथ और एयर दोनों का एक ही जो जहां से गुजरते हैं उसको बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद आता है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या करता है, लेरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है लेरिंग्स को। इट प्रोड्यूस साउंड एंड प्रिवेंट फ्रॉम फूड एंटर इन लंग्स या फिर जो भी हमारा ट्रेकिया होता है उसके अंदर जाने से बचाने का काम करता है। तो ये लेरिंग्स हमारा, देखिए डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है बेटा मेन एग्जाम के अंदर, क्योंकि डायग्राम अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि डायग्राम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक विंड पाइप होती है जो एयर की सप्लाई होती है लंग्स तक, वो ट्रेकिया से होके जाती है। विंड पाइप विद कार्टिलेज रिंग्स फॉर एयर पासेस, ठीक है। ब्रेंक्यूल के बाद आता है हमारा ट्रेकिया, ट्रेकिया, ब्रोंकियल नहीं, ट्रेकिया है हमारा विंड पाइप विद कार्टिलेज रिंग फॉर एयर पासेस। उसके बाद आता है हमारा ब्रोंकाई। नेक्स्ट देखिए ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एयर इनटू लंग्स, कंप्लीट लंग्स के अंदर एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई का एंड पार्ट होता है वो होता है ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद लंग्स है हमारे, लंग्स 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं ऑर्गन विद एल्वियोलाई के साथ मिलकर। अब आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर टीनी सैक्स होते हैं जो बेसिकली O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं ब्लड और लंग्स के बीच। तो ये मेन काम होता है एल्वियोलाई का। तो आप डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये कंप्लीट डायग्राम है। ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंक्यूल ट्यूब्स हैं और ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड पार्ट है वहां पे हमारे गैस एक्सेस होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई देखिए छोटे छोटे सैक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
और लास्ट में प्रेजेंट होता है हमारा डायफ्राम या इंटरकोस्टल मसल्स, इसको बोलते हैं मसल्स एडिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हमारा इनहेलेशन होता है, आप करके देखना, ट्राई करके देखिए, इनहेल करिए, एयर को इनहेल कीजिए बॉडी के अंदर, क्या हुआ, हमारा डायफ्राम ऐसे होता है तो क्या हुआ, ऐसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा जब एयर इनहेल करेंगे, और जब एयर एक्सहेल करेंगे मतलब छोड़नी है एयर, तो क्या हुआ, वापस से रिलैक्स हो गया हमारा डायफ्राम। ये प्रोसेस होती है जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेगुलेट होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो बेसिकली ब्रेन से इसका कनेक्शन होता है, मेडुला सेंटर होता है और पोन्स सेंटर इसका होता है, बेसिकली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है मेडुलरी सेंटर, जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, और पोंटाइन सेंटर जो बेसिकली पोन्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, कंट्रोल करता है क्विक ब्रीथिंग, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स ब्रीथिंग। ठीक है, याद रखना है। पोंटाइन जो सेंटर है हमारा पोन्स, जो बेसिकली न्यूमोटैक्सिक रेगुलेट करता है रेट को, रेस्पिरेशन को, एन्यूस्टिक स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेशन, मतलब कि इंस्पायरेशन का मतलब इनहेलेशन ऑफ एयर। अब देखिए डायग्राम में देखिए, टू सेंटर्स हमारे होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, जो बेसिकली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कंप्लीट सप्लाई ऑफ CO2 एंड एक्सचेंज ऑफ O2 बेसिकली ये मैनेज करते हैं। देखिए और सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम में, और पल्मोनरी रिसेप्टर्स होते हैं, और इसके अलावा और भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंसर की तरह काम करते हैं। और इफेक्टर 3 इफेक्टर्स इसके अंदर होते हैं, बेसिकली रेस्पिरेटरी मसल्स, बेसिकली डायफ्राम है, एबीडी मसल्स और एक्सेसरी मसल्स, जो बेसिकली लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो रेगुलेशन मैकेनिज्म भी आपको याद होना चाहिए। बेसिकली कीमो रिसेप्टर जो ट्रिगर जोन होता है, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंट्रल में भी प्रेजेंट होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल में रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 एंड pH इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और पेरिफेरल के अंदर सेंस करते हैं ऑक्सीजन और CO2 pH इन ब्लड की कितना लेवल है, कितना मेंटेन रखना है, यह सब कुछ। रिफ्लेक्स हियरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स प्रिवेंट लंग्स ओवर इन्फ्लेशन, लंग्स को ओवर इन्फ्लेशन से बचाता है हियरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। हायर सेंटर्स बेसिकली वॉलंटरी कंट्रोल वाया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वॉलंटरी का मतलब समझते हैं आप, हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे टॉकिंग है, सिंगिंग है, ये भी बेसिकली कंट्रोल होता है हायर सेंटर्स से। तो ये देखिए एक्सेलेशन का डायग्राम है यहाँ पे। तो एक्सेल जब हम कर रहे हैं ना, जो हमारी क्या है, एक्सेल जब करेंगे एयर को, तो ये डायग्राम है, और इनहेलेशन का हमारा ये डायग्राम होने वाला है। नॉर्मल कंडीशन होने वाली है, दोनों में मतलब डायफ्राम की सिचुएशन चेंज होने वाली है, और रिब्स भी चेंज होने वाली है। जब इनहेल करेंगे तो रिब्स एयर आ जाएगी तो चौड़े हो जाएंगे, और जब इनहेल करेंगे तो सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। तो डेफिनेशन की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले होती है, टाइडल वॉल्यूम, इनकी डेफिनेशन 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, एयर इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रेथ, जब नॉर्मल हम ब्रेथ करते हैं तो उस टाइम एयर हमारी लंग्स के अंदर आती है और बाहर छोड़ते हैं, तो कितनी नॉर्मल होती है, 500 ml एयर होती है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 500 ml इन एडल्ट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब है एक्स्ट्रा एयर इनहेल आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद एक्स्ट्रा एयर कितनी इनहेल कर सकते हैं हम, उसको बोलते हैं नॉर्मल वैल्यू। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू 3000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा एयर एक्सेल आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद हम कितनी एयर बाहर की ओर एक्सेल कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू होती है 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर लेफ्ट आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन, मतलब मैक्सिमम एक्सेल करने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर 1200 ml एयर बच जाती है, तो ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज के लिए देखिए कैसे फॉर्मूलाज यूज करते हैं। तो फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। टोटल होती है
3500 ml। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको ऐड करेंगे 2300 ml हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टोटल होगी 4600 ml। टोटल लंच कैपेसिटी की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो क्या होगा हमारा 5800 ml। ये हमारा टोटल लंच कैपेसिटी होने वाला है। तो बेटा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कटारिया फार्मेसी डी फार्म का, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए और डी फार्मा रिलेटेड एग्जामिनेशन अपडेट के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।